चलिए, अभी तक हमने काफी सारी बातें सीखी कि कैसे आप बेसिकली इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम बात करेंगे कि आप इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, तो कैसे आप जो है टैक्स सेव कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सीखा था कि इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि अगर हमें टैक्स पे नहीं करना है तो बेसिकली ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बीइंग एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर आपके क्लाइंट के केस में कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो कैसे आप उसका टैक्स सेव कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हर क्लाइंट चाहता है कि वो कम से कम टैक्स पे करे और लीगल वे में, बेसिकली एथिकली, कोई भी फ्रॉड, कोई भी चीटिंग वो नहीं करना चाहता है। तो किस तरह आप उनका टैक्स सेव कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने इस सेशन में उन सभी केसेस की जहां पर आप अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए जो है इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 54 की, जो बात करता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर सेल की गई है और ऐसे में कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो कैसे आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। सबसेक्शन 2 को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। Where in the case of an SSC being an individual or HUF, तो इसका मतलब सेक्शन 54 के तहत सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कौन सी एसेट? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन सी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? बीइंग बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। तो अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के साथ कोई लैंड जुड़ी हुई है, रेजिडेंशियल हाउस है, और वो आपने सेल किया है, ट्रांसफर किया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, द इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जिससे जो इनकम होती थी, रेंटल इनकम होती थी, वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती थी। एंड द एसएससी हैज विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year before or 2 year after the date on which transfer took place purchase, or has within a period of 3 years after the date constructed one residential house in India, then instead of the capital gain being charged to income tax of the previous year in which the transfer took place, it shall be dealt with in accordance with the following provisions। तो बेसिकली कहा गया है कि जिस दिन आपने अपना रेजिडेंशियल जो हाउस है, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो सेल की है, डेट ऑफ सेल, तो उससे 1 साल पहले, 1 year बिफोर, या फिर उसके 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, अप टू 2 years, 2 साल के अंदर, या फिर जिस दिन आपने सेल की है उसके 3 साल के अंदर, अप टू 3 years। क्या करना है आपको? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है या फिर कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर परचेज करोगे तो 1 साल बिफोर और अप टू 2 years का समय जो है एप्लीकेबल होगा, और अगर कंस्ट्रक्शन करोगे तो 3 साल के अंदर, जब आपने सेल की है उसके 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। और वन रेजिडेंशियल हाउस जो है उसके रिगार्डिंग आप जो है एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है और वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, अब मुझे क्या करना होगा? 20% का टैक्स पे करना होगा। और मैं ये 20% का टैक्स पे नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या करना होगा? एक नई रेजिडेंशियल हाउस परचेज करनी होगी। और ये जो परचेज है, या तो मैंने 1 साल पहले तक कर ली हो, या मैं अगले 2 साल के अंदर कर लूं, तो इन दैट सिचुएशन मुझे कोई
जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, मुझे टैक्स पे नहीं करना होगा। और अगर मैं परचेज नहीं करता हूं तो अगले 3 साल के अंदर मैं रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर लूं, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ था वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, मुझे टैक्स पे नहीं करना होगा। दूसरा बताया गया, इफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन is greater than the cost of residential house so purchased or constructed। अगर मान लीजिए कैपिटल गेन है 10 लाख रुपए, कैपिटल गेन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, दैट इज फुल वैल्यू कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 10 लाख रुपए है और मैंने जो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है या फिर कंस्ट्रक्ट की है उसकी वैल्यू है 12 लाख रुपीज। तो ऐसे में मेरा पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो एग्जम्प्ट होगा, मुझे टैक्स पे नहीं करना। इफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, और अगर मान लीजिए आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो, मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15 लाख रुपए और जो नई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो ऐसे में आपको 5 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पे करना होगा। इफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, the difference between the amount of the capital gain and the cost of new asset shall be charged under section 45। तो हमारे केस में मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15 लाख रुपए और नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी है उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, तो ऐसे में जो डिफरेंस अमाउंट है 5 लाख रुपए पर हमें 20% के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। तो इसका मतलब अगर मैं पूरा का पूरा टैक्स बचाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, जितना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उतना या उससे ज्यादा न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मुझे परचेज करनी होगी या फिर कंस्ट्रक्ट करनी होगी। द पर्पस as the income of the previous year and for the purpose of computing in respect of a new asset capital gain arising from any transfer within a period of 3 years of its purchase or construction as the case may be, the cost shall be nil। और अब मान लीजिए आपने क्या किया, आपने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर लिया, टैक्स आपने कोई पे नहीं किया, तो एक कंडीशन लगा दी गई कि अब ये जो नई प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली है ना, इसको आप 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया था, अपनी ओल्ड प्रॉपर्टी को सेल किया था और जितना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ उतने रुपए से मैंने नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो मेरा जो ओल्ड प्रॉपर्टी को मैंने सेल किया था उस पर मुझे अब टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये जो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने परचेज की है या फिर कंस्ट्रक्ट की है, आप इसको 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। अगर आपने 3 साल के अंदर सेल कर दी, अगर आपने 3 साल के अंदर सेल कर दी तो जो नई प्रॉपर्टी है उसका कैपिटल गेन आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, फुल वैल्यू कंसीडरेशन जितने में आपने उसको सेल किया, मान लीजिए 25 लाख रुपए, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी नील। अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी नील और कैपिटल गेन अराइज होगा 25 लाख। लेकिन अगर आपने 3 साल के बाद बेचा तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपने ओल्ड प्रॉपर्टी को जो सेल किया था उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने एग्जम्प्ट करा लिया था, और दूसरा 3 साल के बाद आप बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, जो अमाउंट आपने परचेज करने में लगाया, जो अमाउंट आपने कंस्ट्रक्शन करने में लगाया, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। if the amount of capital gain is equal to less or less than the cost of new asset, तो that means आपने क्या किया, पूरा का पूरा कैपिटल गेन या उससे ज्यादा अमाउंट न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की, तो इन दैट सिचुएशन द कैपिटल गेन शैल नॉट बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 45 and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from the transfer within a period of 3 days of its purchase or construction as the case may be, the cost shall be reduced by the amount of the capital। यहां पर कहा गया अगर आपने उसको 3 साल के अंदर बेच दिया तो जितना कैपिटल गेन
आपने एग्जम्प्ट कराया था उतनी अमाउंट से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 साल तक का लॉक इन पीरियड रहेगा उस प्रॉपर्टी के लिए, उस रेजिडेंशियल हाउस के लिए जो आप न्यूली परचेज करेंगे या फिर न्यूली कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर दिया गया। अभी तक हमने क्या देखा था कि ओल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर आप सिर्फ न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी कौन सी, वन रेजिडेंशियल हाउस। एक से ज्यादा अगर रेजिडेंशियल हाउस में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक रेजिडेंशियल हाउस के रिगार्डिंग ही डिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन लास्ट ईयर यहां पर एक अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने या कंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन आपको लाइफ में सिर्फ एक बार दिया जाएगा, वो भी अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स वन रेजिडेंशियल हाउस द वर्ड 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर आपका 2 लाख रुपए तक का कैपिटल, 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन है और आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट होगा। एनी रेफरेंस इन दिस सबसेक्शन न्यू एसेट शैल बी कंस्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू द 2 रेजिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है और आपको लगता है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से मेरा पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट नहीं होगा, तो आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ड्यूरिंग any assessment year the assessee has exercised the option referred to in the first proviso, he shall not be subsequently entitled to exercise the same for any other assessment year। तो एक बार अगर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला ऑप्शन आपने ले लिया तो भविष्य में आप कभी 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्ट तो कर पाएंगे लेकिन आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 54 में कहा गया है सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में एक मौका आपको दिया जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, और आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम आपको दोनों प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करेंगे। तो जो भी आपकी कैपिटल गेन अमाउंट होगी उसमें से जो आप न्यू प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी जो है कैपिटल गेन से कम कर दी जाएगी। उसके बाद यहां पर कहा गया था सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। तो यहां पर हमने देखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। तो बेसिकली सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि यहां पर कहा गया कि आपको अगले 2 साल के अंदर या तो प्रॉपर्टी परचेज करनी है या फिर अगले 3 साल के अंदर आपको प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मान लीजिए मैंने 1 फरवरी 2021 को अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की, तो ऐसे में मेरे पास 2 साल का समय है, 2 साल का समय है परचेज करने के लिए, या तो मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लूं या फिर 3 इयर्स के अंदर मैं क्या करूं, उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लूं, न्यू प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लूं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप तो कह दोगे कि 2 साल के अंदर मैं परचेज कर लूंगा या फिर 3 साल के अंदर मैं कंस्ट्रक्शन कर लूंगा, लेकिन आप मान लीजिए उस पैसे को खर्च कर देते हैं किसी भी पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, और 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाते हैं या फिर 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे में ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ये एसएससी के द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा यूज कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। मैंने प्रॉपर्टी सेल की,
अब मैं एक डिक्लेरेशन दे देता हूं इनकम टैक्स के अंदर कि मैं अगले 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर लूंगा या फिर अगले 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। लेकिन उस डिक्लेरेशन के बाद मैं उस फंड्स को, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे अराइज हुआ, मैं यूज कर देता हूं अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए। तो गवर्नमेंट को तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल गेन टैक्स का नुकसान हो गया। और मान लीजिए भविष्य में मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं, ना ही कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की, तो ऐसे में क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली या कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली तो बहुत अच्छी बात है, हम आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने परचेज नहीं की, कंस्ट्रक्ट नहीं की, तो आप एक काम कीजिए, किसी भी बैंक के अंदर कैपिटल गेन स्कीम बैंक अकाउंट के तहत आप उस पैसे को जमा करा दीजिए। और जब भी आप भविष्य में 2 साल के अंदर परचेज करेंगे या फिर भविष्य में कभी भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आप उस पैसे को वहां से विड्रॉ कर पाएंगे। द अमाउंट of the capital gain which is not appropriated, which is not used by the SSC towards the purchase of new asset within 1 year before the date on which transfer of the original asset took place, or which is not utilized by him for the purpose or construction of new asset before the date of furnishing the return of income। तो जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है अंडर सेक्शन 139, उस डेट तक अगर आपने वो पैसा यूज नहीं किया फॉर दी स्पेसिफिक पर्पज, और स्पेसिफिक पर्पज है परचेज करना विद इन 2 ईयर्स और कंस्ट्रक्ट करना विद इन 3 ईयर्स, और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक अगर नहीं किया, तो ऐसे में इट शैल बी डिपोजिटेड बाय हिम बिफोर फर्निशिंग सच रिटर्न। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको वो पैसा डिपोजिट कराना होगा। Such deposit being made in any case not later than the due date applicable in the case SSC for furnishing the return of under section 139(1)। तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले, ड्यू डेट से पहले ये पैसा डिपॉजिट करना ही होगा इन एन अकाउंट इन एनी सच बैंक और इंस्टीट्यूशन एज में बी स्पेसिफाइड। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेसिफाइड बैंक्स हैं, वहां पर आप कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट के तहत उस पैसे को डिपॉजिट करेंगे। एंड शैल बी यूटिलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम of the central government may by notification in the official gazette frame in this behalf, and such return shall be accompanied by proof of such deposit। तो कहा गया है कि रिटर्न के अंदर आपको प्रूफ ऑफ डिपॉजिट भी अटैच करना है। हालांकि आज की डेट में आपकी जो रिटर्न है वो पेपरलेस रिटर्न है, आपको कोई अटैचमेंट नहीं करनी होती है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, the amount if any already utilized by the SSC for the purchase or construction of new asset together with the amount so deposited shall be deemed to be the cost of the new asset। तो अगर आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए जितना पैसा यूज कर लिया वो, और अगर आप यूज नहीं कर पाए तो कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट के तहत आपने उसको डिपॉजिट करा दिया, वो अमाउंट जो है आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी और वो न्यू एसेट की जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। Provided that if the amount deposited under subsection 1 is not utilized। अब मान लीजिए आपने कैपिटल गेन सेविंग स्कीम में वो पैसा डिपॉजिट तो करा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाए, 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या होगा, जितना आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था अर्लियर, वो आपका सारा टैक्सेबल हो जाएगा। Provided that if the amount deposited is not utilized wholly or partially for purchase or construction of new asset within the period specified in subsection 1, और वो पीरियड है 2 साल परचेज के लिए, 3 साल कंस्ट्रक्शन के लिए, the amount not so utilized shall be charged under section 45 as the income of the previous year in which the period of 3 years from the date of the transfer of the original assets expire। तो जैसे ही 3 साल का पीरियड एक्सपायर होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर होगा, 3 साल एक्सपायर होने के बाद उस प्रीवियस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी और उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। एंड द एसएससी शैल बी इंटाइटल्ड टू विथड्रॉ सच अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अफोरसेड। और टैक्सेबल होने के बाद अकॉर्डिंग टू द स्कीम आप उस पैसे को विथड्रॉ कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके किसी क्लाइंट के केस में उसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है, तो ऐसे में आप किस तरह उसका कैपिटल गेन टैक्स सेव कर सकते हैं।
आपको गाइड करना होगा कि आप एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 2 साल के अंदर आप परचेज कर ले या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर ले, और जो इन्वेस्टमेंट है इन न्यू एसेट अगर वो कैपिटल गेन से ज्यादा है तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। अगर कैपिटल गेन से कम है तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतनी अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, डिफरेंस अमाउंट पर आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आप 31 मार्च जो आपका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है, उसके बाद जो आपकी ड्यू डेट आती है रिटर्न फाइलिंग की, उस ड्यू डेट तक भी अगर आप वो यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ऐसे में आपको कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट के तहत जो है वो पैसा डिपॉजिट करना होगा। और अगर वो आप वो डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने डिपॉजिट करा भी दिया और उसके बावजूद भी आप 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाए, 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, तो जैसे ही आपका 3 साल का पीरियड एक्सपायर होगा तो उस प्रीवियस ईयर में वो इनकम मान ली जाएगी और उस पर टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में भी आपको बताया गया है, जो मेन बातें हैं वो एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहली बात तो सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलता है सिर्फ एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, तो दैट मींस पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई के केस में सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड बात, जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रेजिडेंशियल हाउस अगर आपने सेल किया है। रेजिडेंशियल हाउस कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और इस रेजिडेंशियल हाउस की इनकम जो है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल है। तीसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में सेक्शन 54 अप्लाई नहीं होगा। चौथी कंडीशन है इन्वेस्टमेंट की। आपको या तो जिस डेट में आपने सेल की है उससे 1 साल पहले तक आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो, या फिर अगले 2 साल के अंदर आप परचेज करने वाले हैं, या फिर अगले 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो ऐसे में जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट होगा अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। The SSC has within a period of 1 year before or 2 years after the date on which the transfer took place purchase or within a period of 3 years after the date constructed one residential house। तो जो इन्वेस्टमेंट जो डिडक्शन मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी, वो एक रेजिडेंशियल हाउस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी मिलेगी। अगर आपने मान लीजिए 3 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया तो ऐसे में आपको एक ही रेजिडेंशियल हाउस की जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्जेम्प्ट करेंगे। हाँ, एक यहाँ पर बेनिफिट दिया गया, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का है तो लाइफ टाइम में आप एक बार जो है 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी आप छूट क्लेम कर सकते हैं। फर्दर सच ऑप्शन इज अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। एक बार आपने अवेल कर लिया तो दोबारा आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में आपको, अगर आपने मान लीजिए इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद फिर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की, तो ऐसे में आप 1 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉर द एग्जम्पशन पर्पज। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? अगर अमाउंट जो इन्वेस्ट की गई है न्यू एसेट के अंदर, न्यू प्रॉपर्टी के अंदर, वो कैपिटल गेन से ज्यादा है तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, और अगर कैपिटल गेन से कम है तो जितना इन्वेस्ट किया गया है उतनी अमाउंट एग्जम्प्ट होगी, डिफरेंस अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 20%। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 2 साल के अंदर परचेज नहीं किया, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट नहीं किया, कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट के तहत पैसा डिपॉजिट नहीं कराया, तो इन दैट सिचुएशन आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे आपको यह एग्जम्पशन मिलती है। तो मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया था 1 जुलाई 2001 को। 2 लाख रुपए का इन्होंने यह रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया और 1 जुलाई 2019 को यह जो हाउस है 1 करोड़ रुपए का बेच दिया गया। अब बेचने के बाद इन्होंने क्या किया, एक और नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया 1 जुलाई 2020 को। कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का। और ये जो 20 लाख रुपए का नया हाउस जो इन्होंने परचेज किया था 1 जुलाई 2021 को इन्होंने ये सेल कर दिया 22 लाख रुपए का। तो ऐसे में हमें इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो पहले तो हम इनका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। फुल वैल्यू कंसीडरेशन यहाँ पर 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए में यह प्रॉपर्टी बेची गई है, सेल की गई है, जो आपकी ओल्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 24 महीने से ज्यादा समय के लिए होल्ड की गई है, तो ऐसे में यहाँ पर इंडेक्सेशन किया जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस की जाएगी। तो कॉस्ट हमारी है 2 लाख रुपए और
सन 2001-2 का इंडेक्सेशन है 100 और सन 2019-20 का जो इंडेक्सेशन है वो है 289। तो हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है 5,78,000 रुपए। तो हमारा कैपिटल गेन आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 94,22,000 रुपीज। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीदी नई 20 लाख रुपए की, और यह प्रॉपर्टी खरीदी 1 जुलाई 2020 को। तो इसका मतलब इन्होंने 2 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो ऐसे में जितनी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की है नई प्रॉपर्टी में वो आपकी एग्जम्प्ट रहेगी। और इन्होंने यह जो प्रॉपर्टी परचेज की है यह ड्यू डेट से पहले ही कर ली है, क्योंकि ड्यू डेट होती है आपकी 31 जुलाई, इन्होंने 1 जुलाई को ही परचेज कर ली है। तो दैट मीन्स इनको जो है कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट में जो है डिपॉजिट नहीं कराना होगा। हाँ, इनका कैपिटल गेन अराइज हुआ है 94,22,000, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 20 लाख रुपीज की। तो अब यहां पर जो छूट इन्हें मिलेगी वो सिर्फ 20 लाख रुपीज की मिलेगी, और जो आपका बैलेंस कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अब इनके पास ऑप्शन है कि 2 करोड़ रुपए तक का अगर कैपिटल गेन है तो ऐसे में ये 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनका जो कैपिटल गेन है वो 94,22,000 रुपीज है, तो वो 2 करोड़ रुपए से कम है। तो अब इनके पास ऑप्शन है कि वो 2 दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर ये ड्यू डेट तक कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो ये कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराया और ना ही दूसरी प्रॉपर्टी में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो इनको सिर्फ 20 लाख रुपए की ही छूट मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है कैपिटल गेन से, तो डिफरेंस अमाउंट है 74,22,000 रुपए, ये आपकी टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पर 74,22,000 रुपए पर इनको टैक्स देना होगा। बेनिफिट ऑफ स्लैब यहाँ पर ये ले सकते हैं 2,50,000 रुपए तक का। तो इसका मतलब 74,22,000 रुपए में से 2,50,000 रुपए लेस करने के बाद 71,72,000 रुपए पर इनको 20% के अकॉर्डिंग 14,34,400 रुपए का टैक्स पे करना होगा। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज यहाँ पर ऐड होगा, 10% का सरचार्ज रहेगा 1,43,440, जो कि इनकम टैक्स का 10% होगा। उसके बाद आपका टैक्स बिफोर एजुकेशन सेस आ जाता है 15,77,840 रुपए, जिस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर 16,40,953 रुपए 60 पैसे जो है टोटल टैक्स आ जाता है, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे 16,40,950 रुपए आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा, जो आपका सॉरी टैक्स पेबल होगा, जिसको आप पे करेंगे। अब हुआ क्या, इन्होंने ये 1 जुलाई 2021 को जो नई प्रॉपर्टी खरीदी थी 22 लाख रुपए की, ये इन्होंने सेल कर दी। तो अब इन्होंने खरीदी थी 1 जुलाई को 2020 को और बेच दी 1 जुलाई 2021 को। तो ऐसे में पीरियड ऑफ होल्डिंग है 12 मंथ्स। तो इसका मतलब ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अब हम न्यू एसेट्स की बात कर रहे हैं, जो न्यू एसेट परचेज की थी वो विद इन 24 मंथ सेल कर दी गई है, तो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है 22 लाख रुपीज, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर ली जाएगी निल। रीजन बीइंग, हमने कहा था 3 साल तक वो प्रॉपर्टी लॉक इन पीरियड में रहेगी, आप उसको सेल नहीं कर सकते, लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी है। तो ऐसे में अब जो है 3 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी सेल करने की वजह से जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था, वो हम क्या करेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उससे कम कर देंगे। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है निल। तो यहाँ पर 22 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, जिस पर जो है आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये बेसिकली बताया गया है सेक्शन 54 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 54B, जो बात करता है अगर आपने कोई लैंड सेल की जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, तो उस केस में आप कैसे जो है टैक्स सेव कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता जनरली, लेकिन अगर वो कैपिटल एसेट अर्बन एरियाज में है, शहरी एरियाज में है, जो किसी म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे में आती है, जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, या फिर किसी म्यूनिसिपल कमेटी के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर है और उस म्यूनिसिपल कमेटी की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, या फिर 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर है उस म्यूनिसिपैलिटी के जिस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन जो है 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर है और म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे में वो जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं उनको कैपिटल एसेट माना जाता है।
और ऐसी कोई कैपिटल एसेट अगर आप सेल करते हैं, उस पर अगर कैपिटल गेन राइज होता है, तो उस पर किस तरह आप जो है इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं, यह बताया गया है सेक्शन 54 बी के तहत, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। तो अगेन वही बात सबसेक्शन 2 में बताई गई है, अगर आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आपको कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करना होगा, और जो स्पेसिफिक पर्पज है उसी के लिए वो आप पैसा आप जो है विड्रॉ कर पाएंगे। वेयर द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड। तो पहली बात, यहां पर सिर्फ लैंड की बात की गई है, बिल्डिंग की बात नहीं की गई है। which is in the 2 years immediately date of transfer was being used by the SSC, being an individual or his parent or a Hindu undivided family for agriculture purpose। तो अगेन वही बात आई कि सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ जो उस एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, उन्हीं को यह डिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 बी के तहत। और यह जो एग्रीकल्चर, यह जो लैंड है, इसको आप कम से कम 2 साल, जिस दिन आपने सेल की है, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया है, उससे 2 साल पहले तक आप इसको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर रहे थे। एंड द एसएससी हैज विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर दैट डेट, अगले 2 सालों के अंदर परचेज एनी अदर लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो अगले 2 सालों के अंदर आप कोई ऐसी लैंड खरीदेंगे जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करेंगे। Then instead of the capital gain being charged to income tax as income of the previous year in which the transfer took place, it shall be dealt accordingly, that is, if the amount of the capital gain is greater than the cost of the land, so purchased, the difference between the amount of the capital gain and the cost of new asset shall be charged under section 45। तो अगेन यहाँ पर वही बात की गई है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 100 रुपए का है और आपने इन्वेस्टमेंट की है नई लैंड के अंदर 80 रुपए, तो 20 रुपए पर आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 100 रुपए, आपने न्यू लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है 120 रुपए, तो आपका 100 रुपए पूरा का पूरा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं देना। If the amount of the capital gain is equal to or less than the cost of new asset, the capital gain shall not be charged under section 45, and for the purpose of computing in respect of the new asset, any capital gain arise from the transfer within a period of 3 years of its purchase, the cost shall be reduced by the amount of capital gain। तो अगेन यहाँ पर वही बात कही गई है कि 3 साल तक आप उस लैंड को होल्ड करेंगे, 3 साल के अंदर आप उसको सेल नहीं करेंगे। अगर आपने उसको 3 साल के अंदर सेल कर दिया, तो जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था, उतनी अमाउंट आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। सबसेक्शन 2 में अगेन वही बात कही गई है कि कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट के तहत आप उसको डिपॉजिट करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने के लिए उसको विड्रॉ करेंगे। 3 साल के अंदर अगर आपने वो पैसा यूज नहीं किया जो लैंड परचेज करने के लिए, तो ऐसे में जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था, 3 साल एक्सपायर होने के बाद वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल में आपके 3 साल जो है एक्सपायर होंगे उस साल के अंदर। प्रोवाइडेड दैट if the amount deposited under this subsection is not utilized wholly or partially for the purpose of new asset within specified period, so in that situation the amount not so utilized shall be charged under section 45। तो जितनी अमाउंट आपने यूटिलाइज नहीं की वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी as the income of the previous year in which the period of 2 years from the date of the transfer expires। तो यहां पर कहा गया है कि आपने कोई ऐसी लैंड सेल की है जिसको आप सेल करने से पहले 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, और आगे अपने 2 साल के अंदर आप कोई ऐसी लैंड परचेज करने वाले हैं जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करोगे, तो ऐसे में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा जितनी अमाउंट आप जो है न्यू एसेट के अंदर इन्वेस्ट करोगे। अगर आपने ड्यू डेट तक वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, यूज नहीं किया, तो आपको कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट के तहत डिपॉजिट करना होगा, और जब भी आप न्यू एसेट परचेज करना चाहेंगे उस समय आप वो पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। 2 साल के अंदर अगर आपने वो पैसा यूटिलाइज नहीं किया, तो ऐसे में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 2 years इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 2 years शैल एक्सपायर। तो सिमिलर वे में
जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर बताया गया था वैसे ही एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के अंदर बताया गया है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदनी होगी। सेम वे में आपको ऐसी लैंड सेल करते हैं जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, तो आपको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ही उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। दैट मीन्स आपको कोई ऐसी लैंड परचेज करनी होगी जो आप एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए यूज करेंगे। तो अगेन यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया है कि द एसएससी शुड बी एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एसएससी क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर एचयूएफ होना चाहिए। और इंडिविजुअल या उसकी फैमिली अगर उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रही है तो ऐसे में सेक्शन 54B के तहत एग्जेम्पशन क्लेम की जा सकती है। एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउड टू द फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा। उसके बाद ट्रांसफर क्या हुआ है? ट्रांसफर वो लैंड हुई है जिस पर 2 साल से क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही थी। दैट मीन्स उस पर खेती की जा रही थी। तो ऐसे में जो है उस लैंड को आप सेल करेंगे तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल गेन अराइज हो, आप क्या करेंगे? अगले 2 साल के अंदर लैंड खरीदेंगे जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए यूज करेंगे। अब देखेंगे सेक्शन 54B में बेसिकली वर्ड यूज किया गया है कैपिटल गेन। यहां पर ना कोई शॉर्ट टर्म की बात की गई है ना कोई लॉन्ग टर्म की बात की गई है। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। जबकि आप जो है सेक्शन 54 में देखेंगे वहां पर जो कैपिटल गेन की बात की गई थी वो बात की गई थी इन केस ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने की वजह से वहां पर जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज होगा उसी को आप एग्जम्प्ट कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप सेक्शन 54 में एग्जम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 54B में बेसिकली जो बताया गया है वो बताया गया है एनी कैपिटल गेन। हालांकि अगर आप एक चीज को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लैंड होगी हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जिस डेट में आप उसको ट्रांसफर करेंगे उससे ठीक 2 साल पहले तक आप उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जो है यूज करेंगे। तो आपने देखा है 24 मंथ से ज्यादा का समय होते ही आपकी जो लैंड है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जैसे ही 24 मंथ से ज्यादा होती है वो अपने आप ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। उसके बाद आपको करना क्या है? विद इन 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स आपको नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है। विद इन 2 इयर्स आपको नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है। और कौन सी प्रॉपर्टी? जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए ही यूज करेंगे। कैपिटल गेन कोई भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स आफ्टर दैट परचेज एनी अदर लैंड फॉर द यूज ऑफ एग्रीकल्चर पर्पजेज। और जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी आपको छूट मिलेगी। मैक्सिमम जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उतनी आपको छूट मिलेगी। Exemption allowed shall be equal to the amount invested. The land so purchased must not be transferred within a period of 3 years. तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड यहां भी दिया गया है। 3 साल तक आपको उस लैंड को होल्ड करना होगा, आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करेंगे तो जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था उतनी अमाउंट से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस कर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर सेक्शन 10 क्लोज 37 की रेफरेंस दी गई है। कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन किया गया है, दैट मींस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर किया गया है, तो ये जो है एग्जम्प्ट रहेगी इनकम टैक्स। इस पर कोई इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 साल तक उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की गई हो बाय द इंडिविजुअल और हिज फैमिली मेंबर्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहां पर कौन सी लैंड एग्जम्प्ट हुई है? जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की गई है। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को सेल की है तो ऐसे में आपको सेक्शन 54B के तहत जो है एग्जम्पशन क्लेम करनी होगी। और यहाँ पर उस एग्रीकल्चर लैंड की बात की गई है जो कैपिटल एसेट के दायरे में आती है। अगर कोई लैंड कैपिटल एसेट के दायरे में नहीं आती है तो वो अपने आप ही एग्जम्प्ट हो जाती है, उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होता है, तो ऐसे में वो नॉन टैक्सेबल एसेट। तो यहां पर सेक्शन 54B के बाद अगर हम बात करें टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, तो अगेन सब सेक्शन 2 में वही बात बताई गई है कि अगर आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको वो पैसा
कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट के तहत डिपॉजिट करना होगा और स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो कैपिटल एसेट बताई गई है वो कैपिटल एसेट है कोई लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर कोई राइट इन लैंड और बिल्डिंग, जो क्या है एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट। तो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है कोई लैंड बिल्डिंग या फिर कोई राइट इन लैंड और बिल्डिंग, बीइंग द एसएससी in the 2 years immediately preceding the date on which the transfer took place was being used by the SSC for the purpose of business। तो जिस डेट में सेल की गई है उससे 2 साल पहले तक वो जो इंडस्ट्रियल जो लैंड है बिल्डिंग है वो एसएससी के द्वारा यूज की जा रही थी फॉर हिज बिजनेस। एंड द सेड अंडरटेकिंग and the said undertaking is compulsory acquired under any law। तो बेसिकली ये जो लैंड है इसको कंपल्सरी एक्वायर किया गया है, यहाँ पर सेल की बात नहीं की गई। अगर आप कोई फैक्ट्री सेल करते हैं तो ऐसे में सेक्शन 54D अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल लैंड थी, कोई बिल्डिंग थी, फैक्ट्री थी, उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया बाय द गवर्नमेंट, तो इन दैट सिचुएशन कहा गया द एसएससी हैज विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years after the date purchase any other land or building or any right in any other land or building or construct any other building for the purpose of shifting, re-establishing the said undertaking or setting up another industrial undertaking, then instead of the capital gain being charged to income tax as the income of the previous year in which the transfer took, it shall be dealt accordingly। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरी एक्वायर कर ली गई है अंडर एनी लॉ, तो ऐसे में विद इन 3 years या तो आप कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज कर ले या फिर कंस्ट्रक्ट कर ले, और जो आपकी पुरानी अंडरटेकिंग थी उसको आप क्या करें, शिफ्ट कर ले, रीइस्टैब्लिश कर ले। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पर बताया गया इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द लैंड building or right so purchased or building so constructed, the difference between the amount of the capital gain and the cost of new asset shall be charged under section 45। तो अगेन अगर मान लीजिए जो कैपिटल गेन है वो 100 रुपीज है और आपने इन्वेस्ट किया है 80 रुपीज, तो ऐसे में 20 रुपीज आपका जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 100 रुपीज है, आपने इन्वेस्ट किया है 120 रुपीज, तो वो आपका जो है पूरा का पूरा 100 रुपीज एग्जम्प्ट रहेगा। If the amount of capital gain is equal to or less than the cost of the new asset, the capital gain shall not be charged under section 45, and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of 3 years of its purchase or construction as the case may be, the cost shall be reduced by the amount of capital gain exempted। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड दिया गया है, 3 साल तक आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो ऐसे में जितनी अमाउंट आपकी एग्जम्प्ट हुई थी उतनी अमाउंट से आपकी नई कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर दी जाए। उसके अलावा बाकी सारी वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू डेट से पहले अगर आप पैसा यूटिलाइज नहीं करते हैं तो आपको कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट के तहत डिपॉजिट करना होगा, और अगर मान लीजिए आपने 3 साल का पीरियड जो है एक्सपायर हो गया, आपने नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, कंस्ट्रक्ट नहीं की, तो जिस साल में आपके 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे उस साल में आपका जो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर अगेन सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया है सेक्शन 54D के तहत कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग विच इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो एग्जम्पशन इज अलाउड टू ऑल द एसएससी। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल कोई एचयूएफ की बात नहीं की गई है, इवन ए पार्टनरशिप फर्म, इवन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, एओपी, बीओआई, कोई भी एसएससी सेक्शन 54D के तहत एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। एसेट कौन सी है जिस पर कैपिटल गेन आप सेव कर सकते हैं, वो है लैंड और बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू द एसएससी, जो कि 2 साल से उसके बिजनेस के पर्पज के लिए यूज की जा रही। टाइप ऑफ कैपिटल गेन, इट कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमने सेक्शन 54 में देखा था सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की गई थी, लेकिन सेक्शन 54B, सेक्शन 54D में शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों के ही केसेस में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है आपको, विद इन ए 3 years।
अगले 3 सालों के अंदर एक नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हमने देखा था जहां पर कंपलसरी एक्विजिशन किया जाता है, तो वहां पर हमने देखा था जो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है वो उस साल में होता है जिस साल में आपको फर्स्ट पेमेंट रिसीव होती है। तो ऐसे में यहां पर भी कहा गया है कि जो 3 साल का समय है आपका, वो उस साल से देखा जाएगा जिस साल से आपको फर्स्ट पेमेंट रिसीव होगी। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट जिस डेट में आपको पेमेंट करेगी उस साल से, उस डेट से 3 साल के अंदर आपको न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है परचेज करनी है या फिर कंस्ट्रक्ट करनी है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, जितना आप न्यू एसेट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, जितना आप न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को परचेज करने में या कंस्ट्रक्ट करने में पैसा खर्च करोगे, उतनी आपको क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, तो विड्रॉल मैंने आपको बताया था 3 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, या फिर आपने कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया था लेकिन 3 साल एक्सपायर हो चुके, आपने ना तो कोई प्रॉपर्टी परचेज की ना कंस्ट्रक्ट की, तो ऐसे में जब आपके 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे, वो जो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर 3 साल के अंदर अगर आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी थी, कंस्ट्रक्ट की थी और उसको आपने परचेज डेट से या कंस्ट्रक्शन डेट से आपने 3 साल के अंदर उसको सेल कर दिया, तो ऐसे में जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने एग्जम्प्ट किया था उस अमाउंट से रिड्यूस कर दी जाएगी, लेस कर दी जाएगी। तो विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, द लैंड और बिल्डिंग्स ऑफ परचेज कंस्ट्रक्टेड मस्ट नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years, अदरवाइज एग्जम्पशन गिवन शैल बी विड्रॉन। जो एग्जम्पशन दी गई उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। एंड फॉर द पर्पज व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट, its cost of acquisition shall be reduced by the amount of exemption earlier allowed। तो जो पहले आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर दी जाएगी और ऐसे में जो है आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह बेसिकली आप सेक्शन 54D में जो है एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पैसा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट स्कीम के तहत डिपॉजिट करना होगा। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन हैज टू बी यूटिलाइज्ड till the last date of furnishing of return of income, otherwise amount should be deposited in capital gain account scheme 1988 and proof of such deposit should be enclosed। हालांकि आज की डेट में आपकी रिटर्न्स पेपरलेस रिटर्न्स है, आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। सब्सिक्वेंटली द अमाउंट शुड बी विड्रॉन फ्रॉम हिज स्कीम, तो आप उस स्कीम में पैसा डिपॉजिट करेंगे और जब आपको न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। And should be utilized for specified purpose, otherwise it will be considered the capital gain of the year in which the prescribed period has been expired। तो जिस साल में आपको जो 3 years का पीरियड बताया गया वो एक्सपायर हो जाएगा, उस साल में वो जो है टैक्सेबल हो जाएगा।